आज हम कवर करेंगे। देखो, जैसे अपने एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का अपने स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने काफ़ी सारे कर लिए थे, जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कर लिए थे, कायरलिटी कर ली थी हमने, ठीक है। और क्या कर ली थी, कायरल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में सब कुछ पढ़ लिया था अपनों ने, ठीक है, कि कौन कौन से POS, AOS, COS, AOS, ठीक है। कायरलिटी पढ़ ली थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, स्पाइरेंस, बाइफिनाइल्स और तीसरा क्या था, एलीन, ठीक है। इन सिस्टम के बारे में अपनों ने पढ़ा था। अब इसके बाद एक और टॉपिक था आपके, जैसे इसके अंदर बताया गया है, ये टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए थे। और देखो, इसमें सारे ना आपके टॉपिक्स कुछ इस तरह से मिक्सअप दे रखे हैं, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, थोड़ा इनको सिस्टमेटिक से हिसाब से करेंगे। अब आपके एक दे रखा है, मॉलिक्यूल विद मोर देन वन कायरल सेंटर। देखो, अपनों ने कायरलिटी पढ़ी थी। कायरलिटी में अपनों ने क्या कहा था कि एक मान लो कार्बन है, उसके अगर चारों के चारों डिफरेंट है, A, B और इसको XY मान लो, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक कायरल सेंटर माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक कायरल सेंटर है। अब इसने बोला कि अगर आपके पास ज़्यादा कायरल सेंटर हो, ठीक है, एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो, आपके इसमें टॉपिक दे रखा है सिलेबस में, मॉलिक्यूल्स विथ मोर देन वन कायरल सेंटर, ठीक है। अब मोर देन वन कायरल सेंटर का मीन इसमें क्या हुआ कि आपके पास कायरल सेंटर तो होंगे बट एक से ज़्यादा होंगे। अब इनका ना अपने को एक जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जांपल बताया था, अगर किसी ने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना, मैंने टार्ट्रिक एसिड का एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। COOH, COOH, इधर OH, इधर OH, इधर H और इधर H, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपके ये वाला भी कायरल सेंटर है और ये वाला भी कायरल सेंटर है, और इसमें क्या एक POS प्रेजेंट है। पहली बात तो एक POS प्रेजेंट है, इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दूसरी बात, ये एक मीजो कंपाउंड है, मीजो है, इसीलिए क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि ये क्या करता है, R में घुमाता है और ये क्या करता है, S में है। हाँ, अगर मैं इनकी इंटरचेंज कर दूँ पोजीशन, अगर मैंने इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी तो भी ये रहेंगे, तो क्या कायरल मोर देन कायरल सेंटर रहेंगे, मोर देन वन कायरल सेंटर रहेंगे, बट इनकी जो इसमें POS नहीं होगी और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक और ऐसे ही हो जाता है क्या, कि मॉलिक्यूल विद मोर देन वन कायरल सेंटर, अगर ऐसा कुछ आता है तो आप मीजो कंपाउंड का, टार्ट्रिक एसिड का, इसका एग्जाम्पल से बता सकते हो, ठीक है। अब आपके पास है ना, देखो, रेजोल्यूशन यानी कि कोई भी कंपाउंड को अपने को चेक करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि एक होता है RS, एक होता है EZ, ठीक है, एक होता है सिस ट्रांस और एक होता है इरिथ्रो एंड थ्रियो, ठीक है, इरिथ्रो एंड थ्रियो। अब देखो, RS को करने के लिए अपने एक रूल पढ़ते हैं, कौन सा, CIP रूल, ठीक है, CIP रूल पढ़ते हैं। और EZ और सिस ट्रांस को, इनको थोड़ा अलग तरीके से बताया जाता है। इनमें क्या किया जाता है, जो भी ग्रुप जुड़े हैं, क्या सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स जो जुड़े हुए हैं साथ में, उनकी प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है, प्रायोरिटी, ठीक है, उनकी प्रायोरिटी पहले डिसाइड की जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि इसमें किस तरह से, अगर वो एक सेम साइड है तो वो सिस होंगे, अगर अपोजिट साइड है तो अब वो क्या होंगे, ट्रांस होंगे। और ये RS किस में देखे जाते हैं, sp3 वाले में, ठीक है। EZ और सिस ट्रांस जनरली sp2 या sp वालों में sp में तो नहीं होता, खैर sp2 वाले में देखा जाता है। और इरिथ्रोथ्रियो भी ये दोनों में ही देखे जाते हैं। और एक इसमें होता है DL वाला, DL में अपने बेसिक कंपाउंड क्या लेते हैं, ये वाला CH2
OH H H इस तरह से, ठीक है। अब जो ये वाला OH है, ठीक है, जो इसके जस्ट ऊपर वाला होता है, इसकी पोजीशन देखी जाती है। अगर ये राइट हैंड साइड है तो इसको D बोलेंगे, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको L बोला जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर देखो, अब ये वाले हैं। अब आपके जैसे सिलेबस में जनरली मेन क्या मेंशन है, इरिथ्रो और थ्रियो। तो अब इसको ही अपने आगे कंटिन्यू करते हैं कि इरिथ्रो और थ्रियो को कैसे अपने पहचान सकते हैं। ये है जो जैसे कि ये CIP रूल है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगी। पहले अपने इरिथ्रो और थ्रियो को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद EZ और सिस ट्रांस का भी अपने डिस्कस करेंगे साथ में। देखो अब यहाँ पे अपने इरिथ्रोज थ्रियोस का देखेंगे। अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, CHO COH COH CH2OH, इधर आपके पास H, इधर आपके पास H, ठीक है। एक मैंने ये वाला लिया, एक मैंने क्या लिखा, CHO CH2OH, इधर OH और इधर OH, इधर H और इधर H। अब देखो इसमें क्या हुआ, दोनों में देखना, ये मैंने इसके नीचे लिखा है कि थ्रियोस का ये होता है और इरिथ्रोस का ये होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि ये सब्स्टिट्यूएंट है अपने पास, क्या है, OH है, और इधर भी अपनों ने OH लिया, कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, दोनों सेम साइड प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, इरिथ्रोज। और अगर ये दोनों अपोजिट साइड हो तो इनको क्या बोलेंगे, थ्रियोस बोलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अपने को सिर्फ इनकी ये जो दे रखे हैं यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। जनरली ऐसा नहीं है कि OH ही होगा, यहाँ पे कुछ आपको चेंज भी करके दे सकते हैं। बट इसमें क्या होता है कि जब सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड हो तो उसको क्या बोलेंगे, इरिथ्रोस, और अगर अपोजिट साइड हो तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रियोस बोलेंगे, ठीक है। और D और L का कंसेप्ट भी लगभग सेम आता है। अब देखो ये वाला कार्बन, ये वाला देखा जाता है जनरली, ठीक है। अब ये भी क्या है, D है, और ये भी क्या है, D है। बट अगर मैंने इसको यहाँ पे ये चेंज कर दिया होता, मानो कि अगर मैंने ये वाला मॉलिक्यूल इस तरह से लिया होता, ठीक है। तो अब देखो ये OH इस साइड है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे, L बोलेंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर कितनी भी लंबी चेन हो, बट जो ये सेकंड लास्ट कार्बन होता है इसी पे ही अपने देखते हैं कि इस पर OH की पोजीशन क्या है, उसके बिहाफ पे अपने बताते हैं कि ये कौन सा है, D है या फिर L वाला है, ओके। अपने सिस ट्रांस EZ और ये सब क्या करते हैं, अपने एक साथ पढ़ते हैं, सिस ट्रांस E और Z, ठीक है। EZ वाले ये अपने बराबर पढ़ते हैं। कैसे, देखो कि मैंने मान लो ये वाला एक ग्रुप लिया, ठीक है, इसके 4 सब्स्टिट्यूएंट है अपने पास, वैसे ही मैंने एक और इस साइड ग्रुप लिया। अब देखो इन्हीं 2 ग्रुप में मैं बता दूंगी कि सिस में कौन सा जाएगा, ट्रांस में कौन सा जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने Cl दिया, यहाँ पे H दिया, यहाँ पे मैंने Cl इधर H और H, ठीक है। तो आप देखो अपने को हायर प्रायोरिटी ग्रुप देखना होता है। अब इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको देंगे, अपने क्लोरीन को देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। वैसे ही इसमें किसको देंगे, क्लोरीन को देंगे, और इसमें भी सेम, इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन। अब देखो ये क्लोरीन आपस में एक सेम साइड आ रहे हैं, ठीक है। जब इनका अपने स्पेशल अरेंजमेंट देखते हैं, एक स्पेस के अंदर अरेंजमेंट देखते हैं, तो ये और ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम साइड में आ रहे हैं। वहीं ये क्लोरीन और ये क्लोरीन क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, एक इस साइड जा रहा है और एक इस साइड जा रहा है। यहाँ पे इन दोनों के एरो अपने देखें तो इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। अब EZ का क्या कंसेप्ट है, EZ का, अब ये तो देखो कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड है तो वो सिस होगा, और अगर अपोजिट साइड है तो वो ट्रांस होगा। अब E और Z में क्या है, प्रायोरिटी देखा जाता है कि हाई प्रायोरिटी वाले है ना, हाई
प्रायोरिटी ग्रुप क्या है? अगर सेम साइड है, अगर सेम साइड आ रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे? Z। और अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप क्या आ रहे हैं, अपोजिट साइड आ रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? E। अब देखो सिस और ट्रांस का तो आपको फिर भी समझ आता है। अब इसमें ना Z और E में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कैसे कि कौन सा होगा, कैसे होगा। अब आप ये ध्यान रखना, इस तरह से अगर आ रही है, Z को अपने ऐसे बना लो, तो एक इस तरह आ रहा है और एक यानी कि जो अपोजिट जाएगा तो वो क्या होएगा? सेम साइड वाला होगा। और इसमें ई में दोनों एक साथ ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये अपोजिट साइड होगा। मतलब आप इस तरह से समझ लेना कि ये एक दूसरे के अपोजिट है तो ये सेम साइड वाला होगा, और ये सेम है तो ये अपोजिट साइड वाला होगा। ठीक है, इस तरह से आप ई और जेड का और सिस ट्रांस का कंसेप्ट भी साथ में समझ सकते हो। नेक्स्ट देखो, इसमें आपके एक टॉपिक दिया हुआ है, कायरलिटी ड्यू टू हेलिकल शेप। क्या? कायरलिटी ड्यू टू हेलिकल शेप। हेलिकल का मतलब हेलिक्स होना, उसमें एक स्प्रिंग की तरह होना, हेलिकल शेप। अब इसमें क्या होगा? देखो कि एक स्प्रिंग, अपने ना इसको एक स्प्रिंग की मदद से समझ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ना कुछ स्ट्रक्चर बना रही हूँ, उनको ध्यान से देखना, फिर मैं बताऊंगी कि उसमें कैसे देखा जाता है। अब मैं जो डार्क कर रही हूँ वो स्ट्रक्चर क्या है? बाहर की तरफ है, अपनी साइड है। और जो मैं थोड़ा लाइट कर रही, डॉटेड से बना रही हूँ, वो क्या है? अंदर की तरफ स्ट्रक्चर है। एक ये वाली स्ट्रक्चर है, सेकंड आपके पास कुछ इस तरह से है। बच्चों आप साथ साथ में ना स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। ये शेप और ये सब है ना, इमेजिनेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि अब यहाँ पे मैं आपको इतने अच्छे से विजिबिलिटी इनको नहीं दिखा सकती, तो आप खुद ही घर पे एक बार इमेजिन करके देखना, इन चीज़ों को उस तरह से देखना। ठीक है, अब इसमें देखो, आपको इस तरह से देखना है, ये क्या कर रहा है? ये इस तरह से घूम रहा है और ये कुछ इस तरह से। मतलब आपको क्या करना है? जाना है, आपकी आईज इसके जस्ट यहाँ पे रखनी है, नीचे की साइड। ठीक है, अगर आप घर पे भी कोई स्प्रिंग पड़ा होगा, ठीक है, तो उस स्प्रिंग के साथ आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा बहुत देख सकते हो। अब इसमें ध्यान देखना कि अपने जनरली क्या पढ़ रहे हैं? DL पढ़ रहे हैं कि अगर क्लॉकवाइज है तो R है, एंटी क्लॉकवाइज है तो S है, DL है मतलब राइट हैंड साइड है तो D है, लेफ्ट हैंड साइड है तो L है। वहीं जब अपने हेलिकल वाला पढ़ते हैं, ठीक है, हेलिकल का पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है? P और M आता है। P का क्या? प्लस, और इसको बोलते हैं माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस का कंसेप्ट आता है। अब देखो कि प्लस का क्या मतलब, प्लस और माइनस वैसे बोल सकते हैं जैसे P और M का होता है। अगर आपका डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है, तो P होगा। अगर आपका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो आपका M होगा। अब ये देखो, जब मैं इसको इस तरह से घुमा रही हूँ, कैसे, तो आप देखो कि ये क्या शेप आ रही है इसकी, ठीक है, और इसकी क्या शेप आ रही है। आपको ये ध्यान देना है थोड़ा सा, कि आपको थोड़ा इमेजिन करके देखना है। देखो अब आपको ना इस पिक्चर में तो ऐसा लग रहा होगा कि मैम ने मतलब जैसे इस एरो को दिया गया है, इसमें आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, बट नहीं, ये क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। जब आप एक नीचे के एंगल से देखोगे, ठीक है, कि अगर आप क्या हो रहे हो, एक स्प्रिंग को ले रहे हो इस तरह से, ठीक है, और आप स्प्रिंग के बिल्कुल बॉटम से देखोगे तो उसका जो मूवमेंट है वो किस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो कि ये अंदर की तरफ है और ये क्या बाहर की तरफ। जब आप नीचे से देखोगे तो ये कुछ इस तरह से एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, और ये क्या करेगा? एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या हुआ? P, और ये क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो ये क्या हुआ?
M। ठीक है, तो ये आपके हुए कायरलिटी ड्यू टू हेलिकल शेप। अब आपके मोस्टली इस टॉपिक के जो भी मेन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं। अब आपके आगे रहा है कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोएल्केन्स, जिसमें एक डेकारेन आपकी स्पेशल स्ट्रक्चर आएगी, और उसके बाद आपके स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, और एक दो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो कन्फर्मर के साथ में ही अपने कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे।